हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है अब? अगर आ रही हो तो एक बार थम्स अप कर दो। अब आवाज आ चुकी होगी आप सभी को। ओके ओके, शालिनी, सोनी राजवंशी, आरती सेंगर, गंगू। मैम क्यों लाइव नहीं दिख रहा है? लाइव दिख रहे हो गंगू जी? बिल्कुल दिख रहे हो। आ गई ना आवाज? ओके चलेगा। विवेक, रिया, बहुत शानदार। तो अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। हमने कल वर्णमाला यानी कि एक ही दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है आपका। और वर्णमाला के विषय में जो चर्चा की थी कि वर्णमाला के आपके कितने भेद होते हैं। हमारे दो, स्वर और व्यंजन के आधार पर हमने इसका विभाजन किया। तो वर्णमाला के आधार पर जब विभाजन किया दो प्रकार से, स्वर और व्यंजन, तो स्वरों को हम पढ़ रहे थे। स्वर में आपने देखा कि स्वर का विभाजन अभी उच्चारण के आधार पर हमने किया था कल लास्ट क्लास में, ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी थी हमारी। वर्णमाला किसको कहते हैं ये भी पढ़ चुके थे हम। और स्वरों की तरफ हम बढ़े थे कि आपके जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, है ना, और कुल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर हमारे 11 हैं, और कुल स्वर की बात करें तो हमारे 13 हैं। और कुल मात्राएं कितनी हैं? स्वर तो आपके 11 हैं, लेकिन मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा हमारी 10 होती है, इतना आप जानिएगा, ठीक है। मात्राएं 11 नहीं होती हैं। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण किया उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार से। तो हमने पढ़ा था केवल और केवल एक मात्रिक स्वर आपका, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब सभी को एकदम आवाज आ रही होगी, बढ़िया, सभी की कमेंट आ रही है। पर अब ये मत कहना मैम हमारा नाम नहीं लिया, नहीं तो तुम्हें काटूंगी ढंग से। देख लो इधर, ह्रस्व स्वर आपका क्या होता है। ह्रस्व स्वर के क्या क्या नाम है वो आप जानते हैं। मूल स्वर, जड़ स्वर, आधार स्वर, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर के साथ साथ सॉरी, मतलब कि अब एक मात्रिक के बाद अब हमें दूसरा जो पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं द्विमात्रिक, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? द्विमात्रिक अथवा दीर्घ स्वर की बात की जाए कि द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर की क्या पहचान है। तो द्विमात्रिक स्वर यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में आपको दो मात्राओं का समय लगता है, दो मात्रा काल का समय लगता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है, चलेगा। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें हम द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। एक सेकेंड, अरे ये, हाँ, स्वर कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि द्विमात्रिक स्वर आपके कौन कौन से हैं? तो द्विमात्रिक स्वर को हम दो प्रकार से विभाजित करेंगे आपके, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर आपके दो प्रकार से विभक्त किए जाते हैं। द्विमात्रिक स्वर, इनका विभाजन आपने किया दो प्रकार से। एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर, और एक आपके होते हैं संयुक्त स्वर, है ना। तो एक क्या है, एक का नाम है दीर्घ स्वर, एक का नाम है आपका दीर्घ स्वर,
और एक का नाम है आपका संयुक्त स्वर। तो दीर्घ क्या है? जो अपने समान वर्णों से मिलकर दीर्घ होता है ना, उसको आप क्या कह देते हैं? आप दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाता है आ, ई और उ। ये तीन जो हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। आ, ई और उ, ये तीन आपके दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। और जब संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से हैं? हम लिखेंगे ए, आई, ए, आई, ओ, औ। ये चार हमारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। तो चार तो आपके संयुक्त हो गए और तीन आपके दीर्घ हो गए। तो कुल आपके कितने हैं? ये 7 हैं। 4 और 3 7। तो कुल आपके 7 द्विमात्रिक स्वर होते हैं। द्विमात्रिक में आपके दीर्घ स्वर हो गए 4 और 4 आपके क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। अब इनको संयुक्त स्वर जो है इनको अन्य नाम क्या है? तो इनके अन्य नाम लिखिएगा। अन्य नाम इनको हम पहले तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे। दीर्घ स्वर को आप सजातीय स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपनी जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो आप इनको सजातीय स्वर भी कह सकते हो। साथ में आप इनको और क्या नाम दे सकते हो? आप इनको सवर्ण स्वर भी कह सकते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? हम इनको सवर्ण स्वर कह सकते हैं। हम इनको गुरु स्वर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये गुरु हैं, बड़े हैं, तो इनको गुरु स्वर भी कहा जा सकता है। दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? सजातीय स्वर, सवर्ण स्वर और गुरु स्वर। और जब बात करते हैं आप संयुक्त स्वर की तो इसके अन्य नाम क्या है? इसको आप विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? विजातीय स्वर भी हम इसको कह सकते हैं। और क्या नाम है? इसको आप मिश्रित स्वर कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप मिश्रित स्वर कह सकते हैं, जो दो विभिन्न स्वरों से मिलकर बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? इसको आप मिश्रित स्वर भी कह देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है आपका मामला कुल मिलाकर द्विमात्रिक स्वर का या दीर्घ स्वर का, कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है वो आपके द्विमात्रिक हैं। अब द्विमात्रिक का विभाजन करा 2 प्रकार से, एक है दीर्घ, और ये जो दीर्घ है इनको आप मूल दीर्घ भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको आप मूल दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, नो दिक्कत, नो डाउट। या तो दीर्घ स्वर कह लो या मूल दीर्घ स्वर कह लो, या फिर आप इनको सजातीय स्वर कह लो या सवर्ण स्वर कह लो, या फिर आप इनको गुरु स्वर कह लो। एक ही नाम है इन्हीं का, है ना, क्योंकि ए और ए को मिलाकर आ होता है, ई को मिलाकर ई होता है, उ को मिलाकर दीर्घ उ हो जाता है। और संयुक्त स्वर में आप देखेंगे ये विजातीय है क्योंकि ए और ई को मिलाकर ए का निर्माण होता है, ए और ए को मिलाकर आई का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनको आप क्या कह सकते हैं? विजातीय स्वर कह सकते हैं, मिश्रित स्वर कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आपके ह्रस्व स्वर। ये कौन है मैम? लघु स्वर भी बोल सकते हैं। नहीं कोमल, लघु क्यों बोलेंगे? ह्रस्व स्वर को आप लघु बोलोगे, कल पढ़ाए ना, जो ह्रस्व स्वर है उनको हम लघु बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लघु स्वर आपके एकमात्रिक स्वर को कहेंगे, और जो द्विमात्रिक स्वर हैं उनके दीर्घ स्वरों को आप मूल दीर्घ स्वर ही कहोगे, और सवर्ण स्वर कह सकते हो, सजातीय स्वर कह सकते हो, लघु नहीं कहेंगे। ठीक है, ये दीर्घ है सारे ही, संयुक्त स्वर है, ये विजातीय स्वर भी है, ये मिश्रित स्वर भी आपका। ठीक है, कल आपने बताया था कि ए अक्षर है, तो बताइए ई क्या है? वर्ण है। ई नहीं है तो अक्षर वर्ण कृपया समझाएं। ए अक्षर है तो ई क्या है? ई भी तो अक्षर, ई आपका देखो, ई भी आपका अक्षर है, क्यों नहीं है? देखो इधर आ जाते हैं, ये मैंने वर्ण और अक्षर के विषय में बताया कि ए, ई नहीं लिखा कोई बात नहीं, तुम ई को भी लिख सकते हो भैया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, बात को समझो। परिभाषा लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी अनुज? देखो कि स्वर और स्वर सहित व्यंजन, तो यहाँ पर ए, आ, ई, उ, जितने भी आपके 11 स्वर हैं वो 11 के 11 स्वर, और स्वर सहित जो व्यंजन होंगे जितने भी, वो सभी अक्षर हैं। वर्ण की बात करेंगे तो सभी स्वर आपके वर्ण भी हैं, सभी स्वर अक्षर भी हैं। लेकिन अगर व्यंजन रहित, सॉरी, स्वर रहित व्यंजन की बात की जाएगी तो वो वर्ण है, और व्यंजन स्वर सहित व्यंजन की बात की जाएगी तो वो अक्षर है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलेगा, अब तो कोई डाउट नहीं रहा है, आगे चलते हैं।
हम यहीं पर थे, द्विमात्रिक स्वर पढ़ रहे थे, तो द्विमात्रिक स्वर में आपको ये पहचानना है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में से प्रश्न इस तरह से बनेंगे, कौन दीर्घ नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, आ, ई, ए, उ। अगर आप देखें यहां पर आ भी दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, और ये है आपका आई मान लो, तो आई भी तो आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत था कि नहीं था? लेकिन ये दीर्घ में भी कौन सा था? ये संयुक्त था। तो दीर्घ स्वर कौन से? जो सजातीय स्वर होंगे वो आपके दीर्घ हैं, ठीक है। और आई कैसा है? ये आपका संयुक्त स्वर हो जाता है। और ये तीनों कैसे हैं? ये आपके सवर्णी हैं, इन्हीं को आप संयुक्त कह सकते हैं, इन्हीं को आप गुरु स्वर कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को आप सवर्णी या गुरु स्वर या दीर्घ मूल दीर्घ स्वर कह सकते हैं। और ये ऐ क्या है? ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। इसको आप विजातीय स्वर कह सकते हैं, है ना, इसको आप विजातीय कह सकते हैं, इसको आप सजातीय कह सकते हैं। तो अब आपको क्या है, किसी भी नाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, कहां पर कब सजातीय होगा कब विजातीय होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके मूल दीर्घ स्वर हैं उनको आप सजातीय कहेंगे, है ना। और जो आपके मूल दीर्घ से अतिरिक्त है ए ऐ ओ औ, ये चार आपके विजातीय स्वर कहलाएंगे। तो 4 और 3 आपके 7 वर्ण कुल मिलाकर आपके द्विमात्रिक स्वर हैं, है ना। लेकिन है ये द्विमात्रिक, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का काल का समय लगता है। तो ये सातों के सातों द्विमात्रिक हैं, लेकिन द्विमात्रिक में भी मैंने विभाजन कर दिया दीर्घ का और संयुक्त का, ठीक है। तो द्विमात्रिक 2 प्रकार से विभक्त करें, दीर्घ और संयुक्त के नाम से। तो इसी तरह आपका ऐ कैसा है? ये विजातीय स्वर है आपका, और संयुक्त स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर नहीं होगा, ठीक है। मैम थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। अच्छा ठीक है मैम जी। सजातीय और विजातीय का मतलब क्या होता है? देखो, सजातीय का मतलब अपनी जाति के, विजातीय का मतलब दूसरी जाति के। देखो मैंने लिखा ए और ए या आ, जब आप इसको मिलाओगे तो क्या बनता है? आपका आ बनता है। ये अपनी एक जाति को दर्शा रहा है ना। इसी तरह से मैंने ए और ए के बाद क्या लिख दिया? ई लिख दिया। अब आप देखेंगे क्या ए ई की परिवार में आता है? नहीं आता ना ए ई के परिवार में। ई कैसा है? ये आपका ई वर्ण अपना स्वतंत्र स्वर है, तो ए और ई को मिलाकर ए हो रहा है, ये हो जाता है गुण। जब संधि में इस चैप्टर के बाद आपको संधि पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि जैसे ही आप वर्णमाला के वर्णों की पहचान करनी सीख जाओगे तो संधि सीखना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और ई को मिलाकर आपका क्या होगा? ए गुण हो गया, ठीक है। तो अब ये तो आपका सजातीय हो गया, क्योंकि ये समान जाति के वर्ण एक साथ जुड़े थे, है ना। लेकिन ये कैसा हो गया? ये आपका विजातीय हो गया। ये कैसा हुआ? ये आपका विजातीय हो जाता है, ठीक है। मैम आज आप नीचे क्यों देख रही हो? आज जो स्क्रीन है ना वो नीचे लगी हुई है, तो मेरी नजरें बार बार, क्योंकि आपकी कमेंट नीचे चल रही है तो मुझे नीचे देखना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं नीचे क्या ही देख रही हूँ, है ना। तो वो बोर्ड जो है नीचे लगा हुआ है, आपकी कमेंट नीचे की तरफ चल रही है स्क्रीन पे, सामने से स्क्रीन हट चुकी है, ठीक है। चलेगा। तो ए आ सजातीय हो गए, ई और ये विजातीय हो गए, इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। अब हम द्विमात्रिक स्वर में, यहां तक कोई परेशानी अब आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, जबकि मैं एक बार आपके पढ़ा चुकी हूँ डेमो में भी। फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में देखो आपका डेमो यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए बाद में दोबारा आपको रिवीजन के लिए भी तो चाहिए होती चीजें। तो एक बार हो जाएगी ये रिकॉर्ड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवीजन फिर आप क्या है यहाँ से कर सकते हो आसानी से। तो पढ़ लेते हैं हम आपका इसका ही तीसरा भेद, जिसको हम कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर, या उसको प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है। त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है वो आपके त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में
3 मात्रा काल का समय लगता है। समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। अब आप देखिएगा भाई 3 मात्रा काल का समय कैसे लगता है। क्या अब प्लुत स्वर अलग से और ऐड होंगे? नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जितने भी स्वर हैं उनको आप प्लुत कर सकते हो, है ना, उनको हम प्लुत बोल सकते हैं, जितने भी आपके स्वर हैं। प्लुत का मतलब क्या है कि जब आप किसी स्वर को लंबा खींचते चले जाओ, है ना। 3 मात्रा काल का समय क्या है? जब आप किसी को बुला रहे हो, है ना, लंबा खींचते चले जा रहे हो। अरे ओ मनीषा, आवाज लगाई कि नहीं लगाई? तो मम्मी जब पुकारती है, पापा पुकारते हैं, कहाँ रह गई, है ना, आजा बर्तन इंतजार कर रहे हैं। तो जब आप ऊंचे स्वर में अंतिम स्वर को खींचते चले जाते हो, है ना, जो भी अंत में स्वर है, आ है, ई है, ऊ है, ए, ऐ, ओ, औ, कुछ भी है, उसको आप लंबा खींचते हो तो वो आपका त्रिमात्रिक कहलाता है, प्लुत कहलाता है। तो सभी स्वर आपके प्लुत हो सकते हैं, सभी स्वर आपके त्रिमात्रिक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके 4 तो थे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की बात करें, और 7 थे आपके जो द्विमात्रिक स्वर थे। तो 7 4 11, तो कुल स्वर आपके 11 ही होते हैं, आप जानते हैं, जो मूल स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर की बात करें तो लिखिएगा कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में यानी कि प्रत्येक स्वर को लंबे समय तक बोलकर प्लुत बनाया जा सकता है, इसमें आप नोट कर सकते हैं, है ना। सभी स्वरों को, सभी स्वर प्लुत होते हैं। सभी स्वर प्लुत होते हैं। ठीक है, अब प्लुत का चिन्ह देखेंगे। प्लुत का चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह उच्चित उच्चारण नहीं है, क्या होता है? चिन्ह होता है। च में, च के बाद है आपका हलंत होता है और उसके बाद न होता है। तो प्लुत चिन्ह आपका क्या है? तो इस तरह की ये जो 3 इकाई सी होती है, ये आपका प्लुत का चिन्ह है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये प्लुत का चिन्ह है। इसका मतलब ये दे रहा है, चिन्ह निर्देश कर रहा है कि ओ को आपको लंबा खींचना है। ओम, तो यहाँ पर ओ को लंबा खींचना है, यही है आपका प्लुत चिन्ह। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप ए के बाद भी क्या है, प्लुत लगा सकते हो, मतलब कि अब आपको ए ऊंचा खींचना है। आप ई के बाद प्लुत चिन्ह लगा सकते हो, मतलब कि अब आपको ई ऊंचा खींचना है। आप ऊ के बाद भी प्लुत चिन्ह लगा सकते हो, मतलब कि ऊ आपको आगे लंबा खींचना है। आप ए के बाद भी प्लुत चिन्ह लगा सकते हो। तो यानी कि सभी जो आपके स्वर हैं वो प्लुत होते हैं और उनके उच्चारण में आपको कम से कम 3 मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। अब उसके बाद हम चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। हमने केवल और केवल देखो यही पढ़ना था कि स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर। तो मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार से विभाजन कर लिया, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। जिनमें 1 मात्रा का समय लगे एक मात्रिक, जिनमें 2 का, जिनमें 3 का लगे वो त्रिमात्रिक, जिनमें 2 का लगे वो द्विमात्रिक। ये हो गए हो तो मुझे थम्स अप करके समझा दो, बता दो, फिर मैं आगे आपको जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन समझा देती हूँ। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है, कि जीभ के प्रयोग के आधार पर आप स्वर का किस तरह से विभाजन करेंगे। ठीक जी, चलेगा, बहुत शानदार तरीके से। अब हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से विभक्त करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? तो भाई देखो 3 प्रकार से आपके सामने ये हमने बनाई जीभ, मानवीय जीभ बनाते हैं और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
ये एक मानवीय जीव बनी आपके सम्मुख, और इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते थे, 1 2 1 2 और 1 हो गया 3। अब इन 3 भागों में आपको क्या करना है, सभी वर्ण लिख लेने हैं। सबसे पहले बीच में आपको लिखना है ए वर्ण, ठीक है। सबसे पहले बीच में आपको लिखना है ए वर्ण। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अ के बाद जितने भी ए की तरह बनते हैं वर्ण, आ बनता है, उ बनता है, दीर्घ उ, ओ और आपका औ। तो मतलब कि ये ए के समान, ए को छोड़कर उसके समान बनने वाले जितने भी वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो गए। और इस तरफ नीचे की तरफ आप लिखेंगे ई, दीर्घ ई, ए और आई, ये 4 हो गए नीचे। तो जीभ को अगर आप देखो, ये जो अगले वाला भाग है, ये जीभ का अगला हिस्सा है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको हम अग्रस्वर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये जो हिस्सा है इसको आप अग्रस्वर के नाम से जानोगे। तो वे वर्ण या वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम जीभ के अगले हिस्से से करते हैं वो अग्रस्वर कहलाएंगे। ए एकमात्र ऐसा स्वर वर्ण है जो आपका मध्य स्वर है ना। तो मध्य स्वर में केवल और केवल हम किसकी काउंटिंग करते हैं, हम ए की काउंटिंग करते हैं, तो इसको हम मध्य स्वर कहेंगे। उसके बाद जो बचते हैं बाद में उनको पश्च, जो पिछले हिस्से से बोले जाएंगे, है ना। तो जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ए आपका मध्य स्वर है, और उसके बाद ए के बाद लास्ट में ही कूद जाओ, ए के जैसे बचे जितने भी, जिनको हम 3 इकाई से लिखना शुरू करते हैं, है ना, 3 की तरह बनाते हैं, तो आ उ ओ औ, ये आपके पश्च स्वर है। ई ए ऐ ये आपके मध्य स्वर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो चाहे यहां पर जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं अग्रस्वर की। अग्रस्वर में ई, ई, ए और आई है। उसके बाद है आपका मध्य स्वर, और ये जो मध्य स्वर है इसको आप उदासीन स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। उदासीन स्वर, उदासीन स्वर कौन है, वो एकमात्र आपका ए वर्ण है जिसको आप उदासीन स्वर या मध्य स्वर कह सकते हो। और तीसरा महत्वपूर्ण है आपका पश्च स्वर, जो पिछले हिस्से से बोला जाता है, वो है आपका पश्च स्वर, और उसमें है आपका आ, उ, ओ और औ, ये 5 आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों का विभाजन कर रहे हैं, और उसमें आपका अग्र, मध्य और पश्च स्वर आपको याद हो गए होंगे। तो अगर जिह्वा के उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जाएगा तो कितने हैं आपके, केवल और केवल 10 होते हैं। री को हम जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वीकार नहीं करते, और मैंने ये भी बताया आपको कि कौन विद्वान है जो स्वीकार नहीं करते। मैम संस्कृत की क्लास कब चलेगी, संस्कृत की क्लास अभी कुछ दिन रुक के चले, क्योंकि एक साथ आपके पास क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी। जिनका टाइम टेबल आपको पता है उससे हिसाब से आप क्लास से जुड़िएगा, बाकी कुछ समय बाद फिर आपकी संस्कृत की चालू करवा देंगे, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन, अग्र स्वर है आपका ई ए ऐ, मध्य स्वर ये हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था किसने जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 10 ही माना है, तो लिखेंगे आपके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है। तो जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर, जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। 11 नहीं 10, संख्या 10 है। किसने माना है, आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भोलानाथ
तिवारी के अनुसार आपके जो स्वर हैं वो कितने हैं, वो 11 ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तिवारी जी क्या लिखवाते हैं, ये कहते हैं कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार भोलानाथ, मैम आपने आचार्य भोलानाथ तिवारी बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तिवारी के अनुसार किसको नहीं स्वीकार किया गया, तो भैया आपके री वर्ण को। ठीक है, री को उच्चारण के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर के आधार पर स्वरों में परिगणित नहीं किया गया, परिगणित नहीं किया गया। नहीं किया गया, अतः कहूं या कुछ और, नहीं किया गया क्योंकि उनका मानना है, उनका मानना है कि री का उच्चारण री के समान ही होता है, समान ही होता है। तो अगर पूछा जाए भाई उच्चारण के, जीव के द्वारा स्वर 10 होते हैं, किसने माने हैं, तो आप कह दीजिएगा आपके भोलानाथ तिवारी जी ने माना है कि जीव के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो हमारे 10 ही होते हैं। तो री को लेकिन वो लेखन पर स्वीकार करते हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, री को हम लेखन के आधार पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा नोट करके कि री को, किंतु आचार्य भोलानाथ तिवारी री को लेखन के आधार पर स्वीकार करते हैं, है ना। री को लेखन के आधार पर आचार्य भोलानाथ तिवारी स्वीकार करते हैं, भोलानाथ स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये बात थी आपकी जो महत्वपूर्ण बतानी थी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मुख की आकृति के आधार पर। ठीक है, स्वीकार करते हैं या शामिल करते हैं, एक ही बात है। तो री को लेखन के आधार पर तो उन्होंने शामिल किया है, लेकिन जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वीकार नहीं करते। कौन? भोलानाथ तिवारी। ठीक है मैम जी, री की तरह एक और चिन्ह होता है, उस क्या पढ़ते हैं? री की तरह एक और चिन्ह होता है, देखो जैसे मैंने लिखा कृषि, इस चिन्ह की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से जो री है इसको अगर आप किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हो तो उस पर इसी तरह की मात्रा बनाई जाती है। मैंने लिखा मृदा, तो ये क्या है? ये ऋषि ही है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। और भी हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, जो भी चीजें आएंगे उन पर फोकस करेंगे। तो मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन कर लेते हैं। ये था जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार से विभक्त किए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये आपके बायोडेटा सारा आपके सामने है, लेकिन री को नहीं स्वीकार करते हैं हम जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। और कितने होते हैं फिर जिह्वा के प्रयोग के आधार पर? 10 ही हैं। कौन मानते हैं? भोलानाथ तिवारी मानते हैं। अब चलते हैं हम मुखाकृति के आधार पर, यानी कि जब आप मुख से आकृति बना रहे हो, जब आप वर्णों का उच्चारण करते हो तो आपकी मुख की आकृति कैसी बनती है, उसके आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। ठीक है, तो लिखेगा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन।
मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो चलिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसमें हम इनको 4 प्रकार से विभक्त करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका आता है विवृत्त स्वर। कैसा स्वर आता है? विवृत्त स्वर की बात करेंगे। विवृत्त स्वर आपके क्या होते हैं, एंड देन संवृत्त स्वर आपके क्या होते हैं। तो विवृत्त स्वर वे हैं कि जिनके उच्चारण में आपका मुख पूरा खुल जाए, है ना। विवृत्त का मतलब जब आपका मुंह पूरा खुल जाए, इसी को आप निम्न स्वर भी कह सकते हैं। तो विवृत्त स्वर में आपका केवल और मात्र एक वर्ण आता है, जिसको आप कहते हैं आ। ठीक है, किसकी बात करें? आ की बात करें। ये केवल मात्र एक विवृत्त स्वर है, इसमें मुख विवर पूरा खुलता है। ठीक है, मुख विवर पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। ये आपका क्या कहलाता है? विवृत्त स्वर कहलाता है। और ये जो विवृत्त स्वर है, इसी का एक विपरीत आता है, जिसको हम कहते हैं संवृत्त स्वर। क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर। अब इसमें मुख विवर पूरा नहीं खुलेगा, लेकिन लगभग बंद सा रहता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम संवृत्त स्वर कहते हैं। और संवृत्त स्वर में आपके कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो संवृत्त स्वर में आपका ई और उ आएगा। ठीक है, कौन कौन सा आएगा? दीर्घ ई, और मतलब दीर्घ और ह्रस्व, ये ई दोनों आ जाएंगे। ई उ और उ, ये चारों स्वर आपके क्या है? संवृत्त में आएंगे। और इसमें मुख विवर लगभग बंद रहता है। ठीक है, मुख विवर लगभग बंद रहता है, बंद सा ही रहता है, पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा तो फिर आप उच्चारण ही क्या करोगे। ठीक है, तो पहला है विवृत्त, और विवृत्त का विपरीत है संवृत्त। अब क्या करते हैं? इन दोनों का आधा कर लेते हैं, एक अर्ध विवृत्त और एक आपका अर्ध संवृत्त। ठीक है, तो एक आपका हो जाता है इसी का आधा, जिसको हम कहेंगे अर्ध विवृत्त। ठीक, अर्ध विवृत्त हो जाता है, और इसका आधा आपका अर्ध संवृत्त हो जाएगा। अर्ध संवृत्त हो गया। तो अब इसको देखो, इसमें क्या निकलता है? जब अर्ध विवृत्त की बात करते हैं, तो अर्ध विवृत्त में आपका आएगा आ, तो इधर आ गया, तो आपका इधर हम वर्ण लिखेंगे ए, ओ और औ। ठीक है, ए, आई और आपका औ। ए, आई और औ, ये चार आपके अर्ध विवृत्त हैं, यानी कि मुख विवर आधा खुला। अगर इसकी परिभाषा आप लिखें तो मतलब कि मुख विवर आधा खुला। मुख विवर जब आधा खुला होगा तो वो आपका क्या कहलाता है? उसको आप अर्ध विवृत्त स्वर कह देते हैं। और जब अर्ध संवृत्त की बात आती है, तो अर्ध संवृत्त में अब देख लो आपके कौन कौन से वर्ण बच गए। अगर आप देखें तो यहां पर विवृत्त में केवल एकमात्र है आ, अर्ध विवृत्त में क्या हो गया? ए, और ए के साथ में आई औ भी आ जाता है। उसके साथ जब अर्ध संवृत्त की बात करें तो आपका कौन सा वर्ण बच रहा है? ए और ओ स्वर बच रहा है ना, ये दो वर्ण बच रहे हैं, तो उनको इधर आप लिख लीजिएगा। अर्ध संवृत्त की जब बात हो रही है तो इसमें वर्ण आपके बचते हैं ए और ओ, ये दो। तो इसमें आपका मुख विवर लगभग आधा बंद है, जब, है ना, जब आधा आपका बंद हो जाएगा, मुख विवर आधा बंद रहता है,
तो वो आपका क्या हो गया, अर्ध संवृत्त हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, अब आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुख की आकृति के आधार पर आपने क्या है, स्वरों का विभाजन किया कि आपके जो स्वर हैं उनको हम कितने प्रकार से विभक्त करेंगे। तो सबसे पहले है आपका विवृत स्वर, देन आपका अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत, उसके बाद संवृत्त, एंड देन आपका अर्ध संवृत्त हो गया। अब इनको एक रेखा के माध्यम से मिलान करते चले जाइएगा। ये आपके 4 प्रकार से हमने विभाजन कर दिया, आपके विवृत स्वर, अर्ध संवृत्त, संवृत्त और अर्ध विवृत, इस तरह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपका मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, और कितने प्रकार से करते हैं हम, 4 प्रकार से करते हैं। एक हो गया विवृत स्वर, उसके बाद आपका अर्ध विवृत, संवृत्त और अर्ध संवृत्त। विवृत में केवल और मात्र एक वर्ण आता है आ, संवृत्त में आपके कितने आ जाएंगे, आ के बाद क्या आएगा, ई ऊ, है ना, आ के बाद ई ऊ, और देन जब अर्ध विवृत की बात करेंगे तो आ का आधा ए, है ना, और साथ में आई औ आ जाएगा। उसके बाद जब अर्ध संवृत्त की बात करेंगे ए और ओ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मुखाकृति के आधार पर सारा क्लियर हो जाता है। मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया है? आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका स्वरों का विभाजन उम्मीद है आज ही मैं कंप्लीट करा दूं। एक और प्रकार बच रहा है आपका, जिसको हम आपका मुख विवर के मुख के आधार पर ही करते हैं, लेकिन उसमें मुख के होठों ओष्ठ की आकृति के आधार पर करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर, ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। अब इनको हम कितने प्रकार से विभक्त करेंगे? तो इनका विभाजन हम करते हैं 2 प्रकार से, ठीक है। इसका विभाजन हम कितने प्रकार से करते हैं? तो इसका विभाजन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक आपका हो जाता है वृत्तमुखी और एक आपका हो जाएगा अवृत्तमुखी। जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो 2 प्रकार से करेंगे। या तो आप अपने जो मतलब कि होठ है उनको वृत्तमुखी, गोलाकार, अंडाकार कर दोगे, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम वृत्तमुखी कहेंगे, ठीक है। तो एक हो जाता है आपका वृत्तमुखी, वृत्त मुखी। तो जब आपका मुख, आपके होठ कैसे हो जाए? वृत्ताकार, गोलाकार। जैसे आपने ऊ का उच्चारण किया, ओ का उच्चारण किया, तो होठ आपके राउंड शेप में हो गए, तो इसलिए कह दिया वृत्तमुखी। और जब आपके होठ राउंड शेप में नहीं हो रहे हैं तो उसको आप क्या कह देते हैं? उसको हम अवृत्तमुखी कह देते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अवृत्तमुखी कह देते हैं। तो आपके वृत्तमुखी वर्ण कौन कौन से हैं और अवृत्तमुखी वर्ण कौन कौन से हैं? तो उच्चारण करने पर के समय होठ गोलाकार होंगे। पहली बात तो ये कि उच्चारण करते समय होठ गोलाकार हो जाते हैं। उच्चारण करते समय होठ कैसे हो रहे हैं? गोलाकार हो जाते हैं। गोलाकार हो जाते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो आपका आता है ऊ और ओ औ, ठीक है। ऊ, ऊ, ओ और औ, ये 4 वर्ण आपके कैसे हैं? ये आपके वृत्तमुखी हो जाएंगे। और अवृत्तमुखी जब उच्चारण करते समय आपके होठ गोलाकार नहीं होंगे, ठीक है। तो कहेंगे उच्चारण करते समय होठ गोलाकार नहीं होते। होठ गोलाकार नहीं होते, उनको आप क्या कह देते हैं?
उनको हम अवृत्तमुखी कह देते हैं। अब ये कौन कौन से हैं आपके अवृत्तमुखी? तो आपका बचता क्या है? ए, आ, ई, ए और ऐ। ये आपके कैसे हैं? ये हमारे अवृत्तमुखी हैं। इनको आप उच्चारण करके देख लो, क्या ये आपके गोलाकार हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ये कुल कितने वर्ण हो गए आपके? ये कुल आपके 6 हो गए। ठीक है, तो री को भी यहाँ पर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ये 6 हमारे क्या हैं? आपके वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये जो वृत्तमुखी है इसका एक और नाम है, इसका अदर नाम क्या है दूसरा? तो इनको हम कह सकते हैं आपका वर्तुलित स्वर। ठीक है, अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम लिखेंगे, इनको वर्तुलित स्वर कह सकते हैं। जब हम अन्य नाम की बात करें तो इनको आप वर्तुलित स्वर कह दीजिएगा, या वर्तुल स्वर कह दो, या फिर आप वर्तुलित स्वर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, वर्तुलित स्वर कह दो, एक ही बात आपकी होती है। ठीक है, या फिर वर्तुलाकार कह दो, वर्तुलाकार कह दो। इसी तरह जब अवृत्तमुखी की बात करेंगे, इसके अन्य नाम क्या है? तो इसमें इसके आगे ए जोड़ते चले जाओ, ए वर्तुल स्वर, ए वर्तुल, ए वर्तुलित, वर्तुलित, या ए वर्तुलाकार, ए वर्तुलाकार। ठीक है, ये आपके हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया। ठीक है, ए वर्तुलाकार, ए वर्तुलित, और ए को आप जानते हैं ये आपका कैसा है? उदासीन स्वर है, मैंने आपको पीछे बताया था। लेकिन एक और बात है कि जैसे, चलो इतना ही बहुत है, तो यहां पर एक बार फिर से आप इसको रिवीजन करिएगा जो मैंने आपको बताया जीभ के प्रयोग के आधार पर। कितने हैं? 3 भेद है। मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? अभी तुम्हें पीडीएफ का ही नहीं पता कहाँ से मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास जब आप देखोगे तो क्लास के सामने ही व्यू पीडीएफ का ऑप्शन होता है ना, वहां से आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, मुख की आकृति के आधार पर 4 हो गए, वृत्त, संवृत्त, अर्धविवृत्त, अर्धसंवृत्त। उसके बाद ओष्ठ की आकृति के आधार पर हो गया आपका वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमने अपने स्वरों का विभाजन पढ़ लिया है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाना मतलब बढ़ाती हूं। एक और चीज है इसमें, जब हम मुख की पेशियों में खिंचाव के आधार पर स्वरों का विभाजन करते हैं, मुख की पेशियों में, यानी कि जब आप उच्चारण करते हो तो पेशियों में खिंचाव होता है कि कोई स्वर तो कोमल यूं ही निकल गया बिना खिंचाव के, और किसी में ज्यादा खिंचाव हो रहा है। तो कोमल स्वर कौन से हैं और कठोर स्वर कौन से हैं? तो मुख में पेशियों के आधार पर जो स्वर हैं उनको 2 प्रकार से विभक्त किया, एक कोमल स्वर और एक आपके कठोर स्वर। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैम कल क्लास नहीं होगी, नहीं कल क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ कल ना मैं एक, आप में से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम साहित्य करा दो, साहित्य करा दो। मैं एक क्लास लेकर आ रही हूँ मेन चैनल पर कल 2 बजे के आसपास, जो टारगेट विद अंकित मेन चैनल है आपका, टीचिंग वाला नहीं, यूपी पुलिस के लिए, जिसमें मैं साहित्य स्पेशल लेके आऊंगी, है ना। तो यूपी स्पेशल है वो, आपके चाहे यूपी पुलिस में करो चाहे आप अदर किसी भी एग्जाम के लिए करो, है ना। तो साहित्य से वहां पर आप देखिएगा किस तरह के आपके पेपर आते हैं, यूपी टेट पढ़ो या सुपर टेट पढ़ो, जहां पर भी आपके जो भी साहित्य के प्रश्न आएंगे तो आप उस क्लास से जरूर जुड़ना, आपको काफी लाभ मिलेगा उस क्लास से, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो साहित्य के लिए आप कल वाली क्लास में दोपहर 2 बजे से वो क्लास होगी आपकी, साहित्य वाली मेन चैनल पे होगी, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा, आपको जरूर मदद करेगी। ठीक है, तो कल मैं वहां पर आपकी क्लास लूंगी। अब चलते हैं इसी में मुख की पेशियों के आधार पर स्वर। मुख की पेशियों के आधार पर स्वर। पेशियों के आधार पर स्वर कितने हैं? तो भैया ये हमारे 2 हैं। मुख की पेशी के आधार पर भी कितने स्वर हैं? 2 हैं। एक है आपके कोमल स्वर और एक है आपके कठोर स्वर। ठीक है, एक है कोमल स्वर
कोमल स्वर, कोमल स्वर, और एक है आपके कठोर स्वर। ये जो कठोर स्वर है इसको आप दृढ़ स्वर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? इसको आप दृढ़ स्वर के नाम से कह सकते हो। और ये जो कोमल स्वर हैं इनको आप शिथिल स्वर भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनको आप शिथिल स्वर भी कह सकते हैं। कोमल या फिर शिथिल स्वर के नाम से भी हम इनको पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कई बार मैं देखो आप में से बहुत से बच्चों कमेंट नहीं देख पाती हूँ क्योंकि कमेंट ऊपर ऊपर जा रही होती है, एक दो दिख गई तो दिख गई। तो आपको मैंने बता रखा है डाउट ग्रुप की आपके पास सुविधा है, तो आप डाउट ग्रुप में टैग कर दिया करो तुरंत के तुरंत कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार इसको कल की क्लास में स्पष्ट कर दो। पॉसिबल रहा तो वहीं स्पष्ट कर दूंगी, नहीं तो क्लास में मैं आपको स्पष्ट कर ही दूंगी। ठीक है, उसके बाद कोमल स्वर में आपके केवल 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? एक है ए वर्ण, ठीक है, ए, ई और उ। इन 3 को हम कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए, ई और आपका उ, इन 3 को आप कोमल स्वर के नाम से जानेंगे। और जब कठोर स्वर की बात आएगी तो कौन कौन से आ जाएंगे? आपका आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये आपके कैसे हो जाएंगे? कठोर स्वर, या इनको आप दीर्घ स्वर कह सकते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये कितने हो गए आपके? 4 और 3 7। ये कठोर स्वर हैं और 3 आपके कोमल स्वर हैं। ठीक है, कोमल और कठोर स्वर, या इनको आप दृढ़ स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका स्वर का चैप्टर तो सारा समाप्त हो जाता है। और स्वर के बाद फिर हम अपना क्या है, व्यंजनों की तरफ बढ़ेंगे कि व्यंजनों का विभाजन हमने कितने प्रकार से करना है। व्यंजन का उच्चारण स्थान भी हमें पढ़ना है, किस तरह से आप उच्चारण स्थान करते हैं, घोष अघोष क्या है सग आपका, और अल्प प्राण महाप्राण क्या है। इन सभी को नेक्स्ट क्लास में हम, मुझे लग रहा है, कर पाएंगे। अभी तो इतना समय नहीं हो पाएगा कि हम आपके इनको भी कर लें। तो एक बार पहले स्वरों का वर्गीकरण जल्दी से मेरे साथ आप रिवीजन कर लो। जब हमने वर्गीकरण किया आपका उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद जब बात करते हैं आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हमने 3 प्रकार से विभाजन किया, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये याद हो गया, यहीं के यहीं याद करके चलना है। उसके बाद फिर हमने मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया, जो कि 4 प्रकार से था, विवृत और संवृत्त, अर्धविवृत, अर्ध संवृत्त। उसके बाद फिर हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पर किया, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी 2 प्रकार से कर लिया। फिर हमने करा मुख की पेशियों के आधार पर स्वर, तो वो कितने हैं? वो आपके 2 हैं, एक है कोमल स्वर और एक है आपका कठोर, या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं? शिथिल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद स्वर और भी हैं आपके, केवल ये नहीं है। तो स्वरों में अब हमें पढ़ना, ये तो थे स्वरों का विभाजन। अब आपके एक अयोगवाह भी है जिनको हम स्वरों में गिनते ही नहीं है, लेकिन स्वरों में गिनते भी हैं। जब कुल मिलाकर के बात करें तो अयोगवाह कौन से हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। 1-2 आपके विशिष्ट स्वर हैं, तो अयोगवाह की बात कर लेते हैं। अयोगवाह क्या होता है? ठीक है, अयोगवाह की बात करते हैं। अ योग वाह। ठीक है, अयोगवाह का मतलब क्या है भाई? जिसका न तो स्वर से योग हो न उसका व्यंजन से योग हो। अ का मतलब नहीं है। मैम डाउट ग्रुप कौन सा है दीदी? आप एप्लीकेशन से ही जाओगे, डाउट ग्रुप में मतलब ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि डाउट ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां से अपने आप ऑटोमेटिक आप ज्वाइन हो जाओगे, लिंक दिया हुआ है। अयोगवाह, तो आप देखें जब इसका आप विग्रह करेंगे अयोगवाह शब्द का, तो इसके विग्रह में आपको 3 शब्द दिखाई देंगे। एक है ए, एक है योग और एक है आपका वाह। ठीक है, तो जो न तो स्वर के साथ किसी का योग है, तो ए का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, है ना? जिसका जोड़ ही नहीं है लेकिन फिर भी क्या करता है? वहन करता है क्या? अर्थ को, लेकिन फिर भी अर्थ को वहन करना। तो वाह का मतलब क्या हो जाता है? वहन करना। उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह वर्ण आपके कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह हैं आपके 2। एक है आपका अंग, ठीक है, एक है अंग
और एक है आपका अह। इसको आप अनुस्वार भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, और इसको आप विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको आप विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब अगर पूछा जाए कि इनका मतलब अ के बाद किसका अनुस्वार में क्या है, इसका अगर आप विग्रह करोगे तो इसका क्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले ए आता है और अ के बाद क्या है आपका न हलंत है, तब आपकी जो है अंग बनता है अन्न। और अगर आप इसका विग्रह करोगे एक एक शब्द का तो आपका ए और ए के बाद आपका है जुड़ा है, तब आपका क्या बनता है, ये अह बनता है। ठीक है, ए और ह को मिलाकर आपका क्या बना, अह बना। तो इस तरह से इसका ये क्या है, विच्छेद आपने पढ़ा अनुस्वार का, ये इसका है और ये आपका अह, इसका विच्छेद आपका हो जाता है। ठीक है, तो बात आती है अयोगवाह, इनको कहा किसने? अयोगवाह शब्द का नामकरण तो किसी ने किया होगा, किसने किया? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह का नामकरण किया था। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं आपको लिखवा देती हूँ, अयोगवाह कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे कि वे वर्ण जो न तो स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ते, वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के साथ, स्वर और व्यंजन के साथ न जुड़ते हुए भी, न जुड़ते हुए भी अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ का वहन करते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण, अगर आप देखेंगे ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर भी नहीं है और पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं है, ए भी उसमें जुड़ा हुआ है, न भी जुड़ा हुआ है, और विसर्ग के साथ, अह के साथ देखो ए भी है और है भी है आप जानते हैं व्यंजन है और न व्यंजन है, लेकिन ए क्या है, स्वर है। तो इसका पूर्ण रूप से न तो ये स्वर ही है और न ही पूर्ण रूप से ये व्यंजन है, इस कारण इसको आप क्या कहेंगे, इस कारण हम इसको अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह का नामकरण किसने किया? बात आती है नामकरण की, तो अयोगवाह का नामकरण किया आपके आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने सर्वप्रथम अयोगवाह का नामकरण किया। वाजपेयी ने सर्वप्रथम अयोगवाह का नामकरण आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। अब हमारे स्वर 2-3 और हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना समय नहीं बचा, 3 मिनट और बचा है। कुछ हमारे आगत स्वर होते हैं, कुछ विकसित स्वर होते हैं। 2-3 मिनट का मतलब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और है, वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन के साथ उनको मैं करा दूंगी। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया है अपना स्वरों के विषय में, उष्ठ की आकृति के आधार पर, मुख की पेशी के आधार पर। और अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका न तो स्वर के साथ मेल है न व्यंजन के साथ मेल है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है मैम, वहन का मतलब बता दीजिए। वहन का मतलब होता है वहन करना, यानी कि अर्थ को बताना, है ना, वहन करना, ढोना, कहते हैं ना भाई ढोना। अब यहाँ ढोने का मतलब वो नहीं है कि यानी कि अर्थ को स्वीकार करते हैं अपने साथ, है ना, कि जो स्वर और व्यंजन के साथ न जुड़ते हुए भी अर्थ को बताते हैं, अपने साथ अर्थ को रखते हैं, अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ का निर्वहन करते हैं। ठीक है, वो आपका अयोगवाह है ना। अर्थ को फिर भी ये बता रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्थ तो ये बताते ही हैं, तो अर्थ का तो वहन करेंगे, लेकिन ना तो स्वर के साथ जुड़े हुए ना व्यंजन के साथ जुड़े हुए। वहन करना यानी कि अर्थ का निर्माण करना, ऐसे कह सकते हो, है ना, अर्थ का निर्माण करते हैं, उसी को वहन करना कहते हैं। ठीक है, चलेगा, हाँ, एक्सेप्ट करना या निर्माण करना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी कोई परेशानी आई हो मुझे बता दीजिएगा। और तुम भूल जाते हो भाई डाउट ग्रुप में कैसे जुड़ना है, मैं आपको देखो फिर से बता रही हूँ डाउट ग्रुप में कैसे जुड़ना है। आप एप्लीकेशन पर गए, है ना, और वहां से आप पूछ लेना आज की क्लास में किसी की अगर महत्वपूर्ण कमेंट रह गई हो, मैम ये पॉइंट आपने ध्यान से, मतलब आप नहीं बता पाई हमें, आपने हमारा देखा नहीं, हम प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाओगे
माई कोर्स पर, और ऊपर ही आपको अपना बैच दिखेगा यूपी टेट का, दिख गया ना बैच। अब इसमें आप देख रहे हैं पास में दिख रहा है ना, अब आप जाओगे यहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं, एक तो लाइव क्लासेस दिख रही है, एक रिकॉर्डेड, और साइड में दिख रहा है टेलीग्राम। जैसे ही टेलीग्राम दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा और पूछ लेना जो भी आपको दिक्कत परेशानी कहीं भी आई हो। मिलते हैं कल को 2 बजे, आ जाइएगा मेन चैनल पर। तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।